हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया और मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। पिछली कक्षाओं में हम लगातार रीतिकाल पर बात कर रहे हैं और बीए सेकंड सेमेस्टर लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य के सिलेबस में रीति काव्य के अंतर्गत 3 कवियों को स्थान दिया गया है और ये कवि हैं भूषण, घनानंद और बिहारी। बिहारी पर भी मैं काफ़ी बातचीत कर चुका हूँ और घनानंद पर भी मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ। भूषण पर 1 पार्ट बना दिया है और भूषण पर आज हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, शेष बातें जो भूषण के बारे में रह गई हैं। तो पढ़ने पढ़ाने का अंदाज वही रहेगा कि मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा, आप उसे चाहें तो लिख लें, ना चाहें तो भी आपका काम चल सकता है। आप लगातार सुनेंगे कई बार तो भी आपका याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए, जो चीज़ें बची रह गई थी हम ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं। चूंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव है तो हम अपनी पढ़ाई ऑब्जेक्टिव मोड में ही रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट इस क्लास का, अभी पिछली वीडियो में हमने भूषण के ग्रंथों के बारे में बात की थी, तो उन्हीं ग्रंथों के बारे में कुछ एक आध बात पहले और कर लेते हैं। लिखिए, शिवा बावनी में, इनका ग्रंथ है एक शिवा बावनी। शिवा बावनी में कुछ छंद भूषण के हैं तो कुछ अन्य कवियों के भी। शिवा बावनी में कुछ छंद भूषण के हैं तो कुछ अन्य कवियों के भी। अब हम जानेंगे कि जो शिवा बावनी में 2 शब्द हैं, कि शिवा दूसरा है बावनी। तो शिवा का तात्पर्य क्या है? शिवाजी है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, और दूसरा इसमें शब्द है वो है बावनी। तो बावनी क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बावनी के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो जरा लिखिए आप दूसरा बिंदु, शिवा बावनी में बावनी नाम, शिवा बावनी में बावनी नाम उस जनश्रुति के आधार पर रखा गया, उस जनश्रुति के आधार पर रखा गया जिसमें यह कहा गया है कि, जिसमें यह कहा गया है कि भूषण ने एक छंद को, भूषण ने एक छंद को 52 बार, 52 मतलब 52 अंकों में, 52 बार यानी 52 टाइम्स, भूषण ने एक छंद को 52 बार अथवा 52 छंदों को एक बार, 52 छंदों को एक बार शिवाजी को सुनाया था, शिवाजी को सुनाया था। तो इस आधार पर शिवा बावनी पड़ा। 2 आधार हैं इसके। हो सकता है भूषण ने एक छंद को 52 बार सुनाया हो, 52 टाइम्स, या अपने 52 छंदों को, 52 जो इनकी पोएट्रीज हैं उनको एक ही बार में शिवाजी महाराज को उन्होंने सुनाया। तो इस आधार पर इनके ग्रंथ का नाम पड़ गया शिवा बावनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भूषण के ग्रंथ शिवराज भूषण में, भूषण के ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों के लक्षण, भूषण के ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों के लक्षण बहुत कुछ मतिराम के, मतिराम भी एक बड़े कवि हैं रीतिकाल के, शिवराज भूषण में अलंकारों के लक्षण बहुत कुछ मतिराम के अलंकार लक्षणों से मिलते जुलते हैं। मतिराम के, यानी सवाल में ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिवराज भूषण में जो भूषण ने अलंकारों का वर्णन किया है वो रीतिकाल के किसी अन्य कवि से भी मिलता जुलता है। तो रीतिकाल का अन्य कवि वो कौन से हैं? वो हैं मतिराम। मतिराम के अलंकार लक्षणों से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भूषण के काव्य का केंद्रीय वर्ण विषय है, भूषण के काव्य का केंद्रीय वर्ण विषय, यानी अपनी पूरी लेखनी में वे सेंट्रल आइडिया क्या रखते हैं, केंद्र में किस बात को रखते हैं। वो कुछ भी लिखते हैं तो केंद्र में एक बात जरूर रहती है, वो क्या है वो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको। भूषण की कविताओं का केंद्रीय वर्ण विषय शिवाजी और औरंगजेब के मध्य, शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुए युद्ध
और राजनीतिक कौशल है। शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुए युद्ध और इन दोनों के मध्य राजनीतिक कौशल जो है वह भूषण की कविताओं का वर्ण विषय है। आप जानते हैं कि शिवाजी छापामार युद्ध के लिए जाने जाते हैं। भारतीय इतिहास में छापामारी का युद्ध करने में सबसे नंबर 1 पर जिनका नाम आता है उच्चत्रपति शिवाजी हैं। तो औरंगजेब की सेना चूंकि बहुत विशाल थी, बहुत ताकतवर सम्राट थे औरंगजेब जी, उस समय केंद्रीय सत्ता थी उनके पास, और एक छोटे से राजा थे शिवाजी, तो डायरेक्ट लड़ाई में औरंगजेब से कभी भी ये लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते थे और हराना भी इनका उद्देश्य था। तो इन्होंने एक नई टेक्निक अपनाई, छापामार युद्ध। तो छापामार युद्ध की जो टेक्निक थी उससे औरंगजेब की सेना अपरिचित थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ये इसके एक प्रकार से आप समझ लीजिए विशेषज्ञ थे। तो अपने छापामार युद्धों के माध्यम से औरंगजेब को इन्होंने कई बार परास्त किया था। तो कुल मिलाकर के औरंगजेब और शिवाजी के बीच में जो राजनीतिक कौशल चल रहा था, जो रणनीति चल रही थी और छापामार युद्ध चल रहे थे, इन्हीं सब को लेकर के भूषण ने अपनी कविताओं को केंद्रीय वर्ण विषय के रूप में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि भूषण का प्रामाणिक ग्रंथ सिर्फ शिवराज भूषण है। भूषण का प्रामाणिक ग्रंथ सिर्फ शिवराज भूषण है। यह 1773 ईस्वी में लिखा गया। यह 1773 ईस्वी में लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इतिहासकार शिव सिंह सेंगर आपको याद आ रहे होंगे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मैंने इनको पढ़ाया था, आपको इनके बारे में डिटेल से बात की थी मैंने वहाँ। तो इनका नाम है शिव सिंह सेंगर और इनके ग्रंथ का जो नाम है वो नाम है शिव सिंह सरोज। हिंदी साहित्य के इतिहास का एक प्राचीन ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। लिखा किसने? शिव सिंह सेंगर ने। तो आप लिखेंगे कि शिव सिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है। शिव सिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है। उन चारों के नाम लिखिए। पहला है शिवराज भूषण। दूसरा है भूषण हजारा। तीसरा है भूषण उल्लास। और चौथा है दूषण उल्लास। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि भूषण हजारा कालिदास हजारा की तरह बहुत से कवियों की रचनाओं का संग्रह हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वीर रस की कविताओं में द्वित्व वर्णों का मतलब क्या होता है? जैसे आधा ता पूरा ता, आधा का पूरा का, आधा खा पूरा खा, इसको बोलते हैं द्वित्व वर्ण। और संयुक्ताक्षरों का मतलब 2 अक्षरों को मिला करके कोई एक अक्षर बनता है, उसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। वीर रस की कविताओं में द्वित्व वर्णों और संयुक्ताक्षरों के प्रयोग की जो परिपाटी चली आ रही थी, वीर रस की कविताओं में द्वित्व वर्णों और संयुक्ताक्षरों के प्रयोग की जो परिपाटी चली आ रही थी, भूषण ने उसी का अनुसरण किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भूषण की कविताओं में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द भी
अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि मुगलों से बराबर युद्ध करते हुए, मुगलों से बराबर युद्ध करते हुए मराठों की अपनी भाषा में, मराठों की अपनी भाषा में विदेशी शब्दों का आना स्वाभाविक था। मुगलों से बराबर युद्ध करते हुए मराठों की अपनी भाषा में विदेशी शब्दों का आना स्वाभाविक था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भूषण ने शिवाबावनी और छत्रसाल दशक के रचयिता के रूप में, भूषण ने शिवाबावनी और छत्रसाल दशक के रचयिता के रूप में मुक्तक वीर काव्यकारों में भी प्रसिद्धि प्राप्त की, मुक्तक वीर काव्यकारों में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुक्तक परंपरा चली आ रही है कविताओं की, उसमें जो वीर रस लिखने वाले मुक्तक कवि थे, उन वीर रस लिखने वाले मुक्तक कवियों में भूषण का एक बहुत ऊंचा स्थान माना जाता है, और वो ऊंचा स्थान दिलवाने में इनके दो ग्रंथों ने इनका पूरा साथ दिया। ये दो ग्रंथ कौन से हैं? ये हैं शिवाबावनी और छत्रसाल दशक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शिवाबावनी, शिवाबावनी नामक ग्रंथ राष्ट्रीय भावना और गौरव से राष्ट्रीय भावना और गौरव से मंडित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भूषण रीतिकाल में राष्ट्रीय भावों के गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भूषण रीतिकाल में राष्ट्रीय भावों के गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भूषण के राष्ट्रीयता की परिभाषा, भूषण के राष्ट्रीयता की परिभाषा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से की जाती है। भूषण ने सॉरी गलत हो गया थोड़ा, फिर से लिखेंगे, भूषण ने राष्ट्रीयता की परिभाषा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से की है, जिसे आजकल हम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। एक नया टर्म है, जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, तो इनका ये संघ का पहले से लक्ष्य रहा है कि जो राष्ट्रवाद है वो दो स्तरों पर चलता है। एक तो चलता है राजनीतिक राष्ट्रवाद, एक चलता है प्रखर राष्ट्रवाद, एक चलता है उग्र राष्ट्रवाद, और एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद है, उसे कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, भूषण की जो राष्ट्रीयता है उसकी परिभाषा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वीर रसानुकूल ब्रज भाषा लिखने में, वीर रसानुकूल ब्रज भाषा लिखने में भूषण सिद्धहस्त हैं। वीर रसानुकूल ब्रज भाषा लिखने में भूषण सिद्धहस्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शुक्ल जी का मत है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को, शुक्ल जी का मत है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शुक्ल जी ने लिखा है कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है,
भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। देखिए, अब मैं जितने भी लिखा रहा हूँ वो सब शुक्ल जी के ही हैं। जहाँ कहीं शुक्ल के अलावा कोई पॉइंट मिलेगा मैं बता दूँ तो आप सीधे लिखिए शुक्ल जी के अनुसार और फिर एक एक लिखते चलिए। एक प्रकार से आप डाल दीजिए हेडिंग एक छोटी सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और उसमें 3-4 आप लिख लीजिएगा जो मैंने पीछे बता दिए हैं। और अगला लिखिए इसमें व्याकरण का उल्लंघन और वाक्य रचना की गड़बड़ी। व्याकरण का उल्लंघन और वाक्य रचना की गड़बड़ी भूषण की कविताओं में प्रायः देखने को मिलती है। भूषण की कविताओं में प्रायः देखने को मिलती है। अगला लिखेंगे शुक्ल जी का ही। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। नेक्स्ट लिखेंगे शुक्ल जी का ही। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो इस तरह से कथन यहाँ पर समाप्त होते हैं। कुछ एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था उस वीडियो में कि इनका मूल नाम घनश्याम था, तो इसको भी लेकर के बड़ा विभेद है। तो ये जो घनश्याम इनका नाम है ये किसने दिया, और इनके अन्य नाम भी हैं, वो कौन बताते हैं, जरा इसके बारे में आप लिख लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भूषण का मूल नाम घनश्याम था। जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। भूषण के काव्य में ओज का प्रभावी घोष ऐसा है। भूषण के काव्य में ओज का प्रभावी घोष का मतलब होता है नाद, ध्वनि। प्रभावी घोष ऐसा है जो रग रग में रक्त का संचार करने में समर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। भूषण की रचनाओं का प्राथमिक उद्देश्य था शिवाजी के शौर्य को शत्रुओं तक संप्रेषित करना। तो ये भूषण के बारे में ये दूसरा पार्ट मैंने बना दिया है। भूषण के संबंध में सभी तथ्य हमने इसमें ले लिए हैं। अब भूषण के बारे में जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो सिलेबस में उनकी जो कविताएं और छंद है उन पर होगी। आप इसे पढ़े लिखें। हमारी मुलाकात बहुत जल्द आपसे उस वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।